आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन का सबसे पहला क्लास, ठीक है, जिसमें हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे। हम बिल्डिंग मटेरियल में कौन कौन से मटेरियल हम लोग यूज़ करते हैं उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज़ इस यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला यूनिट स्टार्ट करते हैं बिल्डिंग मटेरियल का। इसमें सबसे पहला टॉपिक है बिल्डिंग स्टोन्स, मतलब वो स्टोन्स जो बिल्डिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है, जो कि कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और ये सबसे पुराना बिल्डिंग मटेरियल है जिसको हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टोन क्या है? स्टोन है एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल में बहुत सारे मटेरियल होते हैं, जैसे कि ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, और फिर उसके बाद स्टील हो गया, स्टील बार्स हो गए, फिर बाकी रॉक्स हो गए, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया। ये सारे चीज़ जो हैं वो बिल्डिंग मटेरियल में ही काम होते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनाने के लिए ही काम में आते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो है वो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग मटेरियल, मतलब ये बिल्डिंग मटेरियल जो है वो काफ़ी पहले से ही हमारे सिविल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया जाता है। इसको बहुत पहले से ही लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बिल्डिंग को बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन में। फिर नेक्स्ट है रॉक, लार्जेस्ट concentrate mass of earthy और मिनरल मैटर और ब्रोकन पीस ऑफ सच ए मास, ठीक है। अब ये क्या होता है कि जो रॉक होता है वो अर्थी मटेरियल होता है, ठीक है, जो हमको ब्रोकन पीस में मिलता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में। फिर स्टोन क्या है? स्टोन क्वार्ड और स्मॉल पीस ऑफ रॉक फॉर ए स्पेसिफाइड फंक्शन सच एज बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। स्टोन जो है वो क्या है कि स्मॉल पीस है, जो कि अगर किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए जो हम लोग स्टोन यूज़ करते हैं वो मेनली जो है वो ज़मीन के अंदर से ही मिलता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि पहले उसको क्वेरिंग करते हैं, मतलब क्वेरिंग में कि उसके जो बेड रॉक है उससे हमको कट करके हम उसको बाहर निकालते हैं और उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करके फिर हम लोग अपने बिल्डिंग ब्लॉक की तरह यूज़ करते हैं बिल्डिंग को बनाने के लिए, ठीक है। अब ब्लॉक किस किस चीज़ से बना होता है, उसका कंपोजिशन क्या होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है, वो यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहला क्या है? ब्लॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, जैसे कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? फेल्ड्सपार, क्वार्ट्ज, माइका, ऑर्नब्लेंड और काओलिनाइट और कैल्साइट और डोलोमाइट, ठीक है। ये सारे मटेरियल जो है वो यूज़ किए जाते हैं हमारे कंपोजिशन है रॉक के, ठीक है। फिर नेक्स्ट जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर देखें हम, तो स्टोन को या रॉक को जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है इग्नियस, दूसरा है सेडिमेंट्री और तीसरा है मेटामॉर्फिक, ठीक है। इग्नियस रॉक वो रॉक बोला जाता है जो कि हमको मॉल्टन लावा या माग्मा से मिलता है। जब कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है, जब कभी भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि लावा और माग्मा जो है वो वॉल्केनो से बाहर आते हैं और वो सरफेस पे लिक्विड फॉर्म में होते हैं और वो सरफेस पे आके सेट होते हैं, ठीक है। अर्थ के अंदर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ठीक है। तो जब कभी भी ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है कि अर्थ के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है वो लिक्विड फॉर्म में, मॉल्टन फॉर्म में हो जाता है और वो वॉल्केनो की ओपनिंग से बाहर आता है। तो वो जो मॉल्टन फॉर्म होता है उसको लावा और माग्मा बोलते हैं, ठीक है। जब ये सरफेस पे आके सेट होता है तो वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। जब वो कूल होता है, सेट होता है, तो वो हार्ड हो जाता है। तो इस तरीके से जो रॉक हमको मिलता है, इस तरीके से जो रॉक मिलता है उसको बोलते हैं इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक में क्या क्या होता है? सबसे पहला है ठीक है। तो इग्नियस रॉक जो है वो मॉल्टन फॉर्म ऑफ लावा और माग्मा है, जो कि सरफेस पे आके जब कूल होता है तो वो हार्ड हो जाता है और उसी को जो हार्ड सब्सटेंस मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं इग्नियस रॉक। इसका एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेनाइट और बेसाल्ट, ठीक है। फिर सेकंड आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है कि
ये किसी हायर एल्टीट्यूड से रिवर के थ्रू या विंड के थ्रू या आइस के थ्रू किसी भी तरीके से ये रॉक को डिसइंटीग्रेट करके ये प्लेन एरिया में आता है, और वो जैसे जैसे प्लेन एरिया में आता है तो वो सेट होता जाता है, ठीक है, सेटल होता जाता है, और सेटल होने के बाद एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होके बेड सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमको, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें कि अगर कोई हिल माउंटेन से रिवर फ्लो हो रहा है, तो वो रिवर जो है वो अपने जो रिवर बेड है उसमें पड़े हुए स्टोन या रॉक को डिटोरिएट करते हैं, इरोजन करते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे उसको डिटोरिएशन होते होते उसी मटेरियल को जब वो प्लेन एरिया में आते हैं, जब वो रिवर जो है वो अपने स्लोप को कम करता है, ठीक है, अपने स्पीड को कम करता है, तो वो धीरे धीरे जो है वो प्लेन एरिया में आके वही मटेरियल सेट होने लगते हैं, ठीक है। जब वो सेट होते हैं तो वो रॉक के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी रॉक को हम लोग बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक क्या है? फॉर्म्ड बाय ए प्रोसेस ऑफ cementation of a small particle that result from the disintegration of the rock, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब ये डिसइंटीग्रेशन होता है रॉक का, वही पार्टिकल जब प्लेन एरिया में आके सेट होते हैं तो वो जो है वो रॉक का फॉर्म लेते हैं। उसका एग्जांपल दिया हुआ क्या है, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक क्या है? formed by the gradual change in the structure of either igneous or sedimentary rock caused by heat, water और pressure, ठीक है। अब जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो सेडिमेंट्री रॉक और इग्नियस रॉक दोनों से ही बन सकता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको बनाने के लिए क्या करना होता है कि हमको उसका ग्रेजुअल स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है, ठीक है, फॉर्म्ड बाय ग्रेजुअल चेंज, ठीक है। हमको उसका धीरे धीरे उसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज करना होता है। जब स्ट्रक्चर इसका चेंज होता है वो किस कारण से होता है? हीट की वजह से, वाटर की वजह से, या प्रेशर चेंज की वजह से वो अपना जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इग्नियस रॉक को या इग्नियस रॉक को और सेडिमेंट्री रॉक को हम क्या कर सकते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज कर सकते हैं बाई किस कारण से, किस तरीके से? हीट, वाटर और प्रेशर को चेंज करके हम उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, और इस इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक को हम मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ कॉमनली यूज जो बिल्डिंग मटेरियल है, जो बिल्डिंग स्टोन है, कुछ ऐसे स्टोन है जो कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, वो उसके नाम यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहला है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट में क्या है? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, ये क्या है कि इग्नियस रॉक से मिलता है। इंट्रूसिव क्रिस्टलाइज स्लोली विद इन द अर्थ, ठीक है, ये अर्थ के अंदर पाया जाता है। ग्रेनाइट इज ए स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड नॉन पोरस रॉक, ठीक है। जो ग्रेनाइट है, अब ये ग्रेनाइट की प्रॉपर्टी बताई जा रही है कि ग्रेनाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है और नॉन पोरस होता है, ठीक है। नॉन पोरस मतलब कि जब इससे इसके सरफेस पे वाटर आएगा तो ये वाटर को अपने अंदर पर्कुलेट नहीं होने देगा। वाटर जो है वो इसके पोर्स के थ्रू फ्लो नहीं होगा, या इसके पोर्स जो है वो काफ़ी छोटे होते हैं या नहीं होते हैं, निग्लिजिबल होते हैं, जिसके कारण जो है वो वाटर इसके अंदर नहीं जा सकता है, ठीक है। इट इज़ ए डिज़ायरेबल फाउंडेशन और बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। अब इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग, ये हम सबसे ज़्यादा इसको फाउंडेशन को बनाने के लिए या बिल्डिंग को बनाने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? फाउंडेशन के लिए। फाउंडेशन अगर बनाना हो तो हम इसको प्रेफर करते हैं कि इसको यूज़ किया जाए, या बिल्डिंग के अलग अलग पार्ट में जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इसकी बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है कि इसको हम यूज़ करें, ठीक है। फिर बसाल्ट एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है, ठीक है। एक्सट्रूसिव रैपिडली क्रिस्टलाइज्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये बहुत जल्दी जो है वो सेट होने लगता है, मतलब कूल होने लगता है अर्थ के सरफेस पे। बेसाल्ट इज हार्ड, स्ट्रॉन्ग, बट इट इज़ पोरस एंड हैव फ्रैक्चर्स। जो बेसाल्ट होता है वो क्या होता है? हार्ड होता है, स्ट्रॉन्ग होता है,
लेकिन इग्नियस रॉक ग्रेनाइट की तरह नॉन पोरस नहीं होता है। इसमें कुछ पोर्स होते हैं और कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम ऐसे जगह नहीं यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे वाटर की पर्कुलेशन जो है वो होता हो। ठीक है, हम बेसाल्ट को नॉन पोरस नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसमें पोर्स होते हैं, उसमें वाटर पर्कुलेट कर सकता है, उसमें वाटर एंटर कर सकता है, और कुछ फ्रैक्चर्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में थोड़ा सा यूज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, अब ये कुछ फिगर हैं जो बता रहे हैं कि ग्रेनाइट, बेसाल्ट, लाइमस्टोन, मार्बल और स्लेट किस तरीके का होता है। ठीक है, ग्रेनाइट सबसे पहला फिगर जो है वो ग्रेनाइट का है। ठीक है, कि ग्रेनाइट देखने में कैसा होता है। ठीक है, फिर बेसाल्ट, बेसाल्ट देखने में कैसा होता है। लाइमस्टोन, लाइमस्टोन देखने में कैसा होता है। ठीक है, मार्बल और स्लेट, ये 5 फिगर हैं जो ये बता रहे हैं कि इनका जो देखने में वो कैसे होते हैं। ये 5 स्टोन जो है वो देखने में किस तरीके के होते हैं। ठीक है, अब इसको बनाया कैसे जाता है, इसका प्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहला है क्वेरिंग। बिग चंक्स आर कट एट द साइड, loosened at the bottom by wedging and removed by the crane। ठीक है, क्वेरिंग एक प्रोसेस होता है। जब इस प्रोसेस में क्या होता है कि हम रॉक को उसके बेड रॉक से, स्टोन को उसके बेड रॉक से कट करके निकालते हैं। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं कि इसको कट करके निकालते हैं, तो पहले तो इसके जितने शेप में चाहिए होता है, जितने में हम कट करके और उसको प्लेन से सबसे पहले बाहर निकालते हैं। तो जब ये अपने बेड रॉक से बाहर आता है तो इसके अंदर कुछ मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक है, अच्छा प्रोसेस क्या है, इसके बेड रॉक से स्टोन को कट करके निकालना, यही कहलाता है क्वेरिंग। ठीक है, इसी कट करके स्टोन को बेड रॉक से सरफेस तक ले आना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्वेरिंग। ठीक है, तो जब सरफेस पे बेड रॉक को लेके आता है तो उस सरफेस पे क्या होता है कि जो फ्रेशली स्टोन को जो बाहर निकाला गया होता है वो क्या होता है कि उसमें थोड़ा मॉइस्चर कंटेंट होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जब ये मॉइस्चर कंटेंट इसमें होता है, उसी टाइम हम उस स्टोन को, उस बड़े से स्टोन को अपने छोटे छोटे पीसेस या छोटे डिज़ायरेबल पीसेस, जिस तरीके के हमको शेप में चाहिए होते हैं, स्टोन को हम उसी टाइम कट कर देते हैं, और कट करने के बाद जो है उसको सरफेस पे ही रख देते हैं ताकि उसका मॉइस्चर रिमूव हो सके। ठीक है, अगर मॉइस्चर रिमूव होने के बाद कट करेंगे तो प्रॉब्लम ये होता है कि वर्केबिलिटी जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। उसको कट करना और उसको प्रॉपर शेप में ले आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जब हम फ्रेशली रॉक को सरफेस पे लेके आए होते हैं तो उसमें मॉइस्चर होता है, जिसके कारण से हम उसको आसानी से, मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है, उसको कट करके उसको डिज़ायर शेप में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके बाद उस सरफेस रॉक को जो है वो सरफेस पे ही छोड़ देते हैं उसकी सीजनिंग करने के लिए। जिसमें क्या होता है कि उसके सारे सरफेस से वाटर जो है या मॉइस्चर जो है वो प्रॉपर्ली रिमूव होता है। ठीक है, फिर उसके बाद शेपिंग एंड फिनिशिंग, फिर टेकन ऑफ द फैक्ट्री एंड कट एंड फिनिश टू द डिज़ायर्ड शेप। फिर हम क्या करते हैं कि उसको डिज़ायर्ड शेप में फैक्ट्री में ले जाते हैं, और उसको जिस भी शेप में हमको चाहिए होता है उस शेप में उसको कट करके अपने डिज़ायरेबल शेप में उसको लेके आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये क्वेरिंग का एक फ़ोटो दिया गया है जिसमें क्या किया गया है, ये बेड रॉक है, ये रॉक का बेड है जहाँ पे रॉक पाए जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको कट करते हैं, और कट करने के बाद इसको निकाल के दूसरे फ़ोटो में देखें, दूसरे पिक्चर में देखें, तो हम इसको सरफेस पे ले आके ऐसे रख देते हैं। ठीक है, अब इसी प्रोसेस को, इसके बेड रॉक से निकालना और इसको सरफेस पे रखना, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्वेरिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, क्वेरिंग। ठीक है, फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टोन, स्टोन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, मेनली एब्रेशन। ठीक है, अब ड्यूरेबिलिटी में क्या होता है कि
इसका सरफेस जो है वो इतना हार्ड होना चाहिए कि एब्रेशन की वजह से ये इसका डिटोरिएशन ना हो, ये एब्रेशन जो है वो रेसिस्ट करे। मतलब फ्रिक्शन या इसके सरफेस पे किसी भी तरीके से सरफेस डिटोरिएट ना हो, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये हाईली ड्यूरेबल होना चाहिए। इसकी ड्यूरेबिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी हम उस स्टोन को बिल्डिंग में यूज़ कर सकते हैं, एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ में क्या है, बोथ स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी आर अफेक्टेड बाय द टेक्सचर एंड मिनरल कंपोजिशन, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब हम ये कहें कि वो दोनों स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी दोनों ही किससे अफेक्टेड होते हैं, जो रॉक होता है उसके टेक्सचर, उसमें मिनरल के कैसे कंपोजिशन होते हैं, उसका केमिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इन सारी चीज़ों पे स्टोन जो है डिपेंड करता है। जो हम लोग एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज़ करने जा रहे हैं, उस चीज़ें इन सारी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। और हम ये चाहेंगे कि उसका टेक्सचर अच्छा हो और जो मिनरल कंपोजिशन हो या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो, वो हमारे डिज़ायरेबल रेंज में आते हो, ताकि हम उसको एज ए बिल्डिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है पोरोसिटी। हम जो रॉक या जो भी स्टोन यूज़ कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि उसकी पोरोसिटी कम से कम हो, वो कम से कम वाटर एब्जॉर्ब करे, ताकि वाटर की वजह से वो उसका डिटोरिएशन ना हो। ठीक है, अगर पोर्स या वॉइड्स में अगर उसकी पोरोसिटी ज़्यादा रहेगी, तो उसके पोर्स या वॉइड्स में वाटर जाके इंटरैक्ट हो जाएंगे, और वाटर जो है वो क्या करते हैं कि उसकी डेंसिटी, सबसे पहले तो ये पोरोसिटी अगर रहेगा तो उसका स्पेसिफिक उसका डेंसिटी कम होगा, और डेंसिटी कम होगा तो उसका स्ट्रेंथ भी जो है वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी हम स्टोन यूज़ कर रहे हैं उसका पोरोसिटी जो है उसमें कम से कम हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है वाटर एब्जॉर्प्शन। हम जब पोरोसिटी ज़्यादा होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा, और पोरोसिटी कम होगा तो वाटर एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। हम ये चाहते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो स्टोन का वो कम से कम हो, जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि जो स्टोन में वाटर एब्जॉर्प्शन हो वो उसके वेट का 5% हो या उससे कम हो। ठीक है, हमारा डिज़ायरेबल जो रेंज है वो ये कहता है कि जो भी हम स्टोन कंस्ट्रक्शन में यूज़ करें उसमें 5% या उससे कम वाटर एब्जॉर्ब हो, उससे ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर 5% से ज़्यादा है और 10% से कम है, अगर वाटर एब्जॉर्प्शन जो है 5% से ज़्यादा हो रहा है और 10% से कम है, फिर भी हम कहीं कहीं इस चीज़ को कई अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग सिचुएशन में इसको यूज़ कर लेते हैं। लेकिन जब जब वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो 10% से ज़्यादा हो जाता है, यानी रॉक जो है वो अपने वेट का 10% से ज़्यादा वेट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, तब जो है ऐसे रॉक को हम रिजेक्ट कर देते हैं, उसको यूज़ नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, होता क्या है कि जब रॉक प्रेजेंट होता है तो रॉक इंडिया में या किसी भी कंडीशन में क्या होगा कि सारे टाइम में टेम्परेचर सेम नहीं होता है। कभी सर्दी पड़ती है, कभी गर्मी पड़ती है, कभी टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, कभी टेम्परेचर कम हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि उसमें एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रॉक जो है उसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो उसमें क्या होगा कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जो थर्मल कोफिशिएंट है, जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, इस पे भी डिपेंड करता है कि स्टोन को यूज़ करना है कि नहीं करना है। हम ये चाहते हैं कि इसका एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो हो थर्मल मतलब टेम्परेचर चेंज होने की वजह से वो कम से कम हो। तो हम ये चाहते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो भी कम हो। ठीक है, तो हमारा ये कुछ प्रेफरेबल। फिर नेक्स्ट है फायर रेसिस्टेंस। जब स्टोन फायर के कांटेक्ट में आए तो वो सस्टेन करे, वो रिटेन करे, वो फायर की वजह से उसमें क्रैक या फ्लॉज ना क्रिएट हो। यही कुछ प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ करते हैं, चाहते हैं कि अच्छे बिल्डिंग मटेरियल में एक अच्छे स्टोन में प्रेजेंट हो। ठीक है, तो फायर रेसिस्टेंट में जब भी फायर के कांटेक्ट में आएगा तो वो क्या होता है कि अगर हीट ज़्यादा हो रही है तो उसमें क्या होता है कि क्रैक आने के चांसेस होते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भी हम स्टोन यूज़ कर रहे हैं उसमें क्रैक जो है वो कम से कम आए या ना आए। ठीक है, बिल्कुल ना आए वो ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सीमेंट इंट्रोडक्शन।
ठीक है। सीमेंट को कैसे बनाया जाता है ये बेसिक था स्टोन के बारे में, अब हम सीमेंट के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। तो सीमेंट में का डेफिनेशन क्या है, सीमेंट इज ए क्रिस्टलाइन कंपाउंड ऑफ कैल्शियम सिलिकेट एंड अदर कैल्शियम कंपाउंड हैविंग हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। सीमेंट का अगर डेफिनेशन बोला जाए तो ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड है कैल्शियम सिलिकेट का और दूसरे कैल्शियम कंपाउंड का जिसमें हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है। मेनली जो सीमेंट का इन्वेंशन किया था उनका नाम जोसेफ एस्पेडीन है, जो सीमेंट को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे, उनका नाम जो है वो जोसेफ एस्पेडीन है, ठीक है। मॉडर्न कंस्ट्रक्शन में सीमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, ठीक है। जितने भी मॉडर्न कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, जितने भी अब बिल्डिंग बन रही हैं, तो ऐसा कोई भी बिल्डिंग नहीं है जिसमें सीमेंट का यूज़ ना होता हो, ठीक है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ सीमेंट, कितने टाइप के सीमेंट होते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं, सीमेंट्स आर कंसिडर्ड हाइड्रोलिक बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू सेट and harden under or with excess water through the hydration of cement, chemical compound और mineral, ठीक है। जो सीमेंट की प्रॉपर्टी है वो ये बताती है कि जब भी वो वाटर के हाइड्रोलिक इसलिए कहा जाता है कि जब भी वो वाटर के कांटेक्ट में आता है वो सेट होने लगता है और हार्ड होने लगता है जब भी वो वाटर के कांटेक्ट में आता है। जैसे मतलब कि अगर सीमेंट की बात करें तो सीमेंट में बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं जो वाटर के कांटेक्ट में आते ही वो सेट होना स्टार्ट होते हैं और वो एक हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब भी सीमेंट को यूज़ करते हैं तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जैसे कंक्रीट को ही बनाते हैं तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं वो है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, फिर डाई कैल्शियम सिलिकेट, फिर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ये सारे कंपाउंड जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो सीमेंट के सेटिंग टाइम को कंट्रोल करते हैं कि इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होगा, फाइनल सेटिंग टाइम कितना होगा, ठीक है। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं, ठीक है। जैसे आयरन ऑक्साइड पाया जाता है तो आयरन ऑक्साइड जो है वो सीमेंट को हार्ड बनाता है और सीमेंट का जो ग्रे कलर होता है, ठीक है, जो सीमेंट का जो ग्रे कलर आता है वो इसी आयरन की वजह से ही आता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दो तरह का सीमेंट इसमें बताया गया, दे आर दोज दैट एक्टिव विद द एडिशन ऑफ वाटर एंड पोजोलोनिक दैट डेवलप हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी व्हेन द interact with hydraulic line. Pozzolanic, any siliceous material that develops hydraulic cementitious property when interact with hydrated line, ठीक है। पोजोलोनिक मटेरियल किसको कहते हैं, इसमें क्या कहते हैं, अच्छा पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग बात करते हैं सीमेंट के प्रॉपर्टी, ठीक है। मेनली दो तरीके का सीमेंट होता है, एक ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट और दूसरा जो है वो पोजोलोनिक पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसमें फ्लाई ऐश नहीं मिला हुआ होता है। फ्लाई ऐश मतलब कि वो सिल्कियस मटेरियल जिसमें सिल्क का कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो पोजोला पोर्टलैंड सीमेंट है उसमें फ्लाई ऐश मिला हुआ होता है, ठीक है। तो उसमें जब फ्लाई ऐश मिला हुआ होता है तो वो अलग अलग फ्लाई ऐश के कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना मिलाते हैं, ठीक है। 10 से 25% तक हम फ्लाई ऐश को सीमेंट में मिक्स करते हैं, जिससे क्या होता है कि ये फ्लाई ऐश जो है वो एज ए वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि ये सीमेंट के कॉस्ट को कम कर देता है, ठीक है। तीसरा फ्लाई ऐश के मिलाने का पर्पज़ ये है कि ये सीमेंट को स्ट्रेंथ देता है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इसमें इतना है कि ये सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी को थोड़ा सा इफेक्ट करता है, ठीक है। तो मेनली इसके एडवांटेज जो फ्लाई ऐश जो हम यूज़ करते हैं उसके एडवांटेज की वजह से हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है।
अगर फ्लाई ऐश हम लोग नहीं यूज़ करें, अगर फ्लाई ऐश को हम लोग ओपीसी में अगर फ्लाई ऐश मिला देते हैं तो वो पीपीसी बन जाता है। जैसे अगर सिर्फ सीमेंट है जिसमें कोई भी फ्लाई ऐश नहीं मिला हुआ है तो वो ओपीसी है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। लेकिन अगर ओपीसी में हम फ्लाई ऐश मिला देते हैं तो उसको बोलते हैं पीपीसी, पोज़ोलाना पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है। तो हम जो फ्लाई ऐश मिलाते हैं उसकी कंपोजिशन पे डिपेंड करता है कि हम कितना इसमें मिला सकते हैं। 10 से 15% या 25% तक हम उसमें फ्लाई ऐश मिलाते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ठीक है। फिर पोज़ोलाना क्या है, एक सिल्कियस मटेरियल है दैट डेवलप्स हाइड्रोलिक सीमेंटियस प्रॉपर्टी विद इंटरैक्ट विद हाइड्रोजन लाइन, ठीक है। ये सिल्कियस मटेरियल है, जब वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या होता है, सीमेंटियस प्रॉपर्टी शो करता है जब हाइड्रेटेड लाइन के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। हाइड्रोलिक सीमेंट ओनली यूज इन स्पेशलाइज्ड मोटर। हाइड्रोलिक सीमेंट जो है, हाइड्रोलिक लाइन जो है वो स्पेशल मोटर में यूज करते हैं, मेड फ्रॉम कैल्सिनेशन ऑफ क्ले रिच लाइमस्टोन, ठीक है। जो कि किससे बनता है, कैल्सिनेशन ऑफ क्ले रिच लाइमस्टोन से बनता है। फिर नेचुरल सीमेंट misleadingly called Roman, it is made from argillaceous limestone or interbedded limestone and clay or shale with few raw material because they found to be inferior to Portland most plant switched, ठीक है। अब ये पोर्टलैंड सीमेंट है, ठीक है। ये पोर्टलैंड सीमेंट क्या लिखा हुआ है कि आर्टिफिशियल सीमेंट है, मेड बाय मिक्सिंग क्लिंकर विद जिप्सम इन ए 95:5 रेशियो में इसको मिक्स करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पोर्टलैंड लाइम सीमेंट है, ब्लेंडेड सीमेंट है, पोज़ोलाना लाइम सीमेंट है, मैशनरी सीमेंट है और एल्यूमिनियस सीमेंट है। इन सब के बारे में, इसके कंपोजिशन के बारे में हम लोग अब कल पढ़ेंगे, ठीक है। सीमेंट को एक बार फिर से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अभी स्टोन को का ओवर हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे कि सीमेंट को जो है वो एक बार फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सीमेंट का जो प्रॉपर्टी है, ये सारे टाइप्स ऑफ सीमेंट और इसका जियोलॉजिकल रॉ मटेरियल क्या क्या इसमें पाया जाता है, जैसे लाइम, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, ये सब पाया जाता है। तो इसके कंपोजिशन को और उसको किस तरीके से किस रेशियो में डिवाइड किया जाता है और उसके कंपाउंड जो भी नाम बताए हैं, इन सबको हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का जो सोर्स है वो कहाँ कहाँ से मिलता है, ठीक है। फिर आर्जिलेसिस मटेरियल जो हम लोग सीमेंट बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। फिर उसके बाद माइनिंग मेथड कैसे उसको निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोसेस देखेंगे कि सीमेंट बनाने के लिए किस किस तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे दो प्रोसेस होता है, एक वेट प्रोसेस होता है, ड्राई प्रोसेस होता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और फिर उसके बाद यूजेस देखेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कल जो है, कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सीमेंट जो है वो क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होता है, ये हम लोग अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।